जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि वर्ष 2018 में बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित जो राजनीति विज्ञान की परीक्षा हुई थी उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उसका एनालिसिस करेंगे। तो आज जो है वर्ष 2018 का यह जो है दूसरा क्लास है। इससे पहले अगर आप पहले क्लास को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कल के सेशन में हम लोग क्या किए थे कि 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का एनालिसिस किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे कि आपको 26 से लेकर 50 तक के जो प्रश्न है उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा पहला प्रश्न है साथियों, वो क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं। यही आपसे प्रश्न जो है आपको पूछा जा रहा है। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो चार्टर है उसमें जो है धाराओं की संख्या जो है वो आपको 111 है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह आपको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जो था वो आपको स्थापित किया गया था। तो यहाँ से एक बात आएगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात अगर आपसे कही जाए तो हो जाएगा आपको 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या होती है कि आपको स्थापना होती है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ से एक चीज और पूछा जाएगा कि बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संस्थापक सदस्य देश थे वो आपको कितने थे। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संस्थापक सदस्य थे वो आपको 50 थे। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 51वां सदस्य देश जो था वो आपको कौन बना था। तो साथियों, इसका जो 51वां सदस्य बना था ना वो आपको पोलैंड बना था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना। पोलैंड जिसकी राजधानी आपको वार्सा है। तो ये सभी चीज आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। आगे जाइएगा तो जनरल कंपटीशन में भी इन चीजों को पढ़ना होगा। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में जो आपको सदस्य है वह कितने हैं। तो देखिए, वर्तमान में हम अगर इसके सदस्यों की बात करेंगे तो वो आपको 193 है, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी जो है 193 सदस्य देश जो है वो आपको है। और इसका जो 193वां सदस्य देश है वो आपको दक्षिणी सूडान है, ठीक है ना। फिर यहाँ से बात आएगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आपको सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं। तो वह है आपको महासचिव। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में जो महासचिव है वो आपको कौन है। तो वह है आपको एंटोनियो गुतेरस। तो आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। और एंटोनियो गुतेरस है कहाँ के, तो याद रखेंगे ये जो है वह आपको पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल जिसकी राजधानी जो है वो आपको लिस्बन है। और पुर्तगाल जो था कभी दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर हम अंग की बात करेंगे तो इसके अंग की संख्या जो है वो आपको 6 है। कौन कौन है, तो देखिए, एक है आपको महासभा, उसके बाद जो है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद के अलावा जो है वो आपको आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसके अलावा आपको प्रन्यास परिषद, सचिवालय, और इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये जो 26 नंबर प्रश्न है समझ में आ गए होंगे। तो ये जो 26 का आंसर होगा वो आपको ए नंबर जो होगा वो आपको सही हो जाएगा। तो आप इन चीजों को बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं 27 में। क्या कह रहा है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का जो है वो आपको उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो साथियों, संविधान के जो अनुच्छेद है 245 से 255, उसमें क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी संबंध है उसके बारे में जो है चर्चा किया गया है। और एक चीज याद रखिएगा कि आपको केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी संबंधों का जो बंटवारा किया गया है ना, विधायी शक्तियां का, वो आपको 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और आपको समवर्ती सूची। इसके अलावा जो विषय इन तीनों सूची में नहीं है उसे जो है अवशिष्ट सूची में रखा गया है, जिस पर आपको केंद्र जो होते हैं वो आपको कानून बनाते हैं। 3 चीजों को याद रखिएगा। तो देखिए, तो संविधान में जो विधायी शक्तियों का बंटवारा है वो 3 सूचियों के माध्यम से। तो एक है आपको सबसे पहले संघ सूची, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद जो है वो आपको राज्य सूची, उसके बाद जो हो जाएगा तीसरा वो हो जाएगा आपको समवर्ती सूची। तो साथियों, फिर यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो संघ सूची है इसमें जो है वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है, तो आपको 100 है। फिर है राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है वर्तमान में, तो वह आपको 61 है। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या वर्तमान में कितना है, तो आपको 52 है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि मूल संविधान में संघ सूची में जो थे वो आपको कितने विषय थे। तो देखिए, तो मूल में अगर हम बात करेंगे तो संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में अगर बात किया जाए तो 66 विषय, समवर्ती सूची में तो आपको 47 विषय। ये सब मूल की बात हो गई, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए संघ सूची पर जो कानून बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, तो वह आपको केंद्र सरकार, यानी कहने का मतलब वह संसद बनाती है। उसके बाद है राज्य सूची पर कानून जो बनाती है राज्य विधानमंडल अर्थात राज्य बनाती है। लेकिन विशेष परिस्थिति में क्या है कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र भी कानून बना सकती है।
और संपत्ति सूची के विषय पर कानून दोनों बना सकता है। लेकिन अगर कानून एक ही रहे और उसमें केंद्र भी बनाए और आपको क्या करे कि आपको राज्य भी बनाए, विषय एक ही रहे, ठीक है ना, जिस पर आपको केंद्र भी कानून बनाए, राज्य भी बनाए, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा कि केंद्र के द्वारा जो बनाए गए कानून है वो आपको मान्य होंगे, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 27 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। बाकी जो एनालिसिस करके बताया गया है आप इसे अच्छे से नोट करते चलेंगे और जहां दिक्कत होगी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 28 में क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो आपको कौन करते हैं, तो देखिए कह रहा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो देखिए मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं ना वो आपको राज्यपाल करते हैं, और मुख्यमंत्री सामान्यतः जो होते हैं वो आपको विधानसभा से जो होते हैं वो आपको चुने जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होते हैं आपको सामान्यतः जो होते हैं विधानसभा में बहुमत दल के क्या होते हैं कि आपको नेता होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल विधानसभा से ही मुख्यमंत्री चुने जा सकते हैं, विधान परिषद से भी चुने जा सकते हैं, लेकिन अब सामान्यतः क्या है, यानी कि अधिकांशतः जो होते हैं मुख्यमंत्री वो आपको विधानसभा से होते हैं और विधानसभा में हुए बहुमत दल के नेता होते हैं। तो जो व्यक्ति बहुमत दल के नेता होते हैं उसी को राज्यपाल के द्वारा क्या होता है कि आपको मुख्यमंत्री जो होता है वो आपको नियुक्त किया जाता है। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, वो आपको सी हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की क्या करते हैं कि आपको नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो करते हैं वो आपको राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल के परामर्श पर। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो 28 का सही आंसर आपको सी हो जाएगा। चलिए 29 में कह रहा कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है। तो साथियों भारतीय संविधान में जो है अभी मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो आपको 11 है। क्या है, 11 है। तो देखिए हम क्या बताएं कि अभी कहें, तो इसका मतलब है कि मौलिक कर्तव्य जब संविधान में जोड़ा गया था उस समय कितना था, तो उस समय आपको 10 था। तो यहाँ से एक बात आती है कि मौलिक कर्तव्य सबसे पहले यह आपको किस देश से प्रेरित है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो साथियों मौलिक कर्तव्य जो है ना भारतीय संविधान में वो आपको सोवियत संघ, क्या है, सोवियत संघ से क्या है कि आपको प्रेरित है। वर्तमान में इसे आप रूस कहेंगे, क्या कहेंगे, रूस से प्रेरित है। उसके बाद है कि मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है वो संविधान में कहाँ है, तो यह है आपको भाग 4 क में, और अनुच्छेद पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपको 51 क में जो है आपको क्या है कि मौलिक कर्तव्य का जो है वो आपको क्या है कि आपको उल्लेख जो है वो आपको किया गया है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वो आपको कब जोड़ा गया था। तो साथियों संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है 1976 में जो है वो आपको जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा, ये भी तो पूछा जाएगा। तो देखिए 42वां जो संविधान संशोधन है ना, इसी 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है साथियों वह मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान में। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि किस समिति के अनुशंसा पर। तो साथियों सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है, इसी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जो है वो आपको संविधान में मौलिक कर्तव्य जो था उसको जोड़ा गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था, तो क्या कहिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। और मौलिक कर्तव्य क्या मूल संविधान का हिस्सा था या नहीं था, तो हम कहेंगे कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे 1976 में जोड़ा गया था। तो जब इसे 1976 में जोड़ा गया था उस समय मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन वर्तमान में अगर बात पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपको 11, ठीक है ना। तो ये जो 29 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आगे होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 30 में क्या कर रहा है। देखिए 30 नंबर प्रश्न कर रहा है साथियों कि राज्यों के संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो आपको कौन होते हैं। तो साथियों राज्यों के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं ना वो आपको राज्यपाल, जबकि अगर हम वास्तविक प्रमुख कहेंगे तो वो हो जाएगा आपको कौन, मुख्यमंत्री। क्या हो जाएंगे, मुख्यमंत्री। जिस प्रकार से केंद्र में संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो आपको राष्ट्रपति होते हैं और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार से राज्य में आपको संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं और आपको वास्तविक प्रमुख जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आपको राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, यह क्या है, तो यह आपको राज्य की कार्यपालिका के क्या है कि आपको एक महत्वपूर्ण जो है वो आपको हिस्सा है। तो यहाँ से एक बात आएगी क्या कि ये जो राज्य की कार्यपालिका है, क्या है, राज्य की कार्यपालिका। तो इस राज्य की कार्यपालिका को आप 2 भागों में बांटकर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो एक जो हो जाएगा सबसे पहले अस्थायी कार्यपालिका, देखिए इसे याद रखिएगा, एक क्या हो जाएगा अस्थायी कार्यपालिका, और एक जो हो जाएगा साथियों वो आपको अस्थायी कार्यपालिका। क्या हो जाएंगे, अस्थायी कार्यपालिका। तो इसी चीज को आपको अच्छे से समझना है कि अस्थायी कार्यपालिका क्या होता है, अस्थायी कार्यपालिका क्या होता है। इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए तो अस्थायी कार्यपालिका में आपको
राज्यपाल आ जाएंगे, क्योंकि हम राज्य की बात कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों, राज्यपाल के अलावा आपको मुख्यमंत्री क्या हो जाएंगे, मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री जो आपको शासन चलाते हैं अपने मंत्री परिषद के सहयोग से, क्या है, मंत्री परिषद के सहयोग से, तो इसमें मंत्री परिषद हो जाएंगे। इसके बाद राज्य सरकार के जो सबसे बड़े आपको वकील होते हैं वो होते हैं आपको महाधिवक्ता। क्या होते हैं, महाधिवक्ता, ठीक है ना। तो ये जो महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल, ये भी आपको क्या होते हैं कि आपको अस्थायी कार्यपालिका में जो होते हैं वो आपको आते हैं। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। जबकि अस्थायी कार्यपालिका में जैसे आपको सचिव हो गया, क्या हो गया, सचिव हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको संयुक्त सचिव हो गया, इस सब बात आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको डीएम हो गया, क्या हो गया, डीएम हो गया, ईटीसी हो गया। मतलब सीधे समझ जाइए कि अस्थायी कार्यपालिका में आपको नौकरशाह सब आते हैं। कौन आते हैं, नौकरशाह सब। जो लोग आपको यूपीएससी, बीपीएससी ऐसे चीज सब क्लियर किए होते हैं, मतलब कि राज्य के पीसीएस क्लियर किए होते हैं, या आपको यूपीएससी क्वालिफाई होते हैं, ठीक है ना। वैसे लोग जो होते हैं ना, शासन चलाने में सरकार को मदद करते हैं। इसीलिए उसको जो होता है ना, आपको अस्थायी कार्यपालिका में जो होता है वो आपको रखा जाता है। तो साथियों, ये जो देख रहे हैं 30 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि कौन संवैधानिक संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए साथियों, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, वो आपको थोड़ा सा अलग दिया गया है। क्या है, अलग दिया गया है। तो यहाँ से हम इसको एक चीज आपको दे सकते हैं। क्या जानते हैं कि किस देश से, देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा बना लीजिए, किस देश से क्या है जानते हैं, संविधान संशोधन जो है यह आपको लिया गया है। क्या है, लिया गया है। जरा सा इसको आपको देख लेना है, यही प्रश्न इसको बना लीजिए। देखिए आप ऐसे पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में किस देश से संविधान संशोधन प्रेरित है। तो साथियों, वह आपको दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख आपको संविधान में कहाँ है। तो साथियों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वह आपको भाग 20 में, और अनुच्छेद कहेंगे तो वह आपको 368 में, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो 368 में, भाग कहेंगे तो वो आपको 20 में। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो आपको हो गए दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि दक्षिण अफ्रीका की जो है वो आपको 3 राजधानी है। क्या है, 3 राजधानी है। कौन कौन है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, एक तो है आपको केप टाउन। क्या है, केप टाउन। एक जो है वो आपको प्रिटोरिया। क्या है, प्रिटोरिया। और एक जो है वो आपको ब्लोम फांटेन। क्या है, ब्लोम फांटेन। दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी। तो कहेंगे सर ये 3 राजधानी है, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए, इसका जो है आपको प्रशासनिक राजधानी जो है वो आपको अलग है। क्या है, अलग है। जैसे इसका प्रशासनिक राजधानी जो है वो आपको प्रिटोरिया है। क्या है, प्रिटोरिया है। उसके बाद जो है साथियों, इसका जो न्यायिक राजधानी है वो आपको कहाँ है जानते हैं, तो आपको ब्लोम फांटेन है। उसके बाद इसकी जो विधायी राजधानी है वो आपको कहाँ है जानते हैं, तो आपको केप टाउन है। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी क्या है, केप टाउन। प्रिटोरिया इसकी प्रशासनिक या कार्यपालिकी है। ब्लोम फांटेन जो है न्यायिक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए, प से प्रिटोरिया भी होगा, प से प्रशासनिक भी होगा, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद ब से जो हो जाएगा ब्लोम फांटेन। तो देखिए, तो पेन से होता है न्याय, तो इसलिए कहेंगे ब्लोम फांटेन न्यायिक राजधानी है। और जो बच गया वही तो इसकी क्या होगी जानते हैं, कि आपको विधायी राजधानी होगी, जो कि आपको केप टाउन है। तो इन चीजों को अच्छे से देख लेना है। तो 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 32 में क्या कह रहा है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। देखिए ऑप्शन में कह रहा है यूएसए, उसके बाद आपको रूस है, इसके बाद है आपको दक्षिण अफ्रीका, फिर है आपको भारत। तो साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ना, भारत, इसका संविधान जो है विश्व में सबसे बड़ा और व्यापक है। क्या है, व्यापक है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि सर भारतीय संविधान को हम सबसे बड़ा संविधान क्यों कहते हैं। तो देखिए, जरा सा हम इसके आकार के बारे में जानेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको जो मूल संविधान था, क्या था, मूल संविधान था, उस समय इसका आकार क्या था, और वर्तमान में जो है साथियों इसका आकार जो है वो आपको क्या हो गया है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे, दोनों से कंपेयर करके आपको बताएंगे ताकि आपको समझने में सुविधा हो। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं, क्या जानते हैं, मूल संविधान। तो इस मूल संविधान में एक आपको प्रस्तावना था साथियों, जिसको आप लोग उद्देशिका कहते हो, या अंग्रेजी में उसको प्रियम्बल बोला जाता है। दूसरी बात, आपको 395 जो थे वो आपको अनुच्छेद थे। क्या थे, 395 अनुच्छेद। उसके बाद साथियों, अगर हम भाग पूछेंगे तो वह आपको उस समय भाग की संख्या जो थी वो आपको 22 थी। क्या थी, 22 थी। तो कहेंगे 22 भाग थी। उसके बाद आपको
अनुसूचियां पूछेंगे तो वो आपको 8 क्या थी कि अनुसूचियां थी। इतना किसी भी देश के संविधान में जो है वो आपको नहीं है। क्या है? नहीं है, इसके बराबर नहीं है। अगर यही हम बात करते हैं वर्तमान में, क्या करते हैं वर्तमान में, तो देखिए, तो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में संविधान में एक जो है वो आपको प्रस्तावना है। उसके बाद जो है वो आपको 470 प्लस जो है वो आपको अनुच्छेद है। क्या है? अनुच्छेद है। उसके बाद जो है साथियों वो आपको 25 जो है वो आपको भाग है। क्या है? भाग है। उसके बाद जो है आपको 12 जो है अनुसूचियां है। तो देखिए, तो भारतीय संविधान को यूं ही दुनिया का सबसे बड़ा संविधान नहीं कहा जाता है। इतने चीज जो है किसी भी देश के संविधान में जो है वो आपको नहीं है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो क्या कहोगे? 8। भाग कितने थे? 22। अनुच्छेद कितने थे? 395। और वही पूछ देगा कि बताइए कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां है? 12। भाग 25। अनुच्छेद कहेंगे तो 470 प्लस अनुच्छेद है। तो साथियों ये जो 32 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 33 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की क्या किए थे कि आपको घोषणा मतलब की थी? तो देखिए, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद, सॉरी अनुच्छेद कह रहे हैं, ईयर कहेंगे तो 1975। ठीक है ना? इंदिरा गांधी ने कथित तौर पर जो है आंतरिक बहाना करके, ठीक है ना, आंतरिक गड़बड़ी का बहाना करके आपको राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से क्या किए थे कि आपको राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवाए थे, जिसका उद्देश्य ही था, क्या जानते हैं, कि आपको जो विपक्षी नेता है, जो इंदिरा विरोधी नेता है, उसको जेल में बंद करना। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं आपातकाल, तो अब तक हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगे हैं। एक आपको सबसे पहले 1962 में, एक आपको 1971 में, और एक जो लगा है 1975 में। तो देखिए, तो यहाँ से हम बात करेंगे, देखिए कि 1962 में क्यों लगा था, तब भारत और चीन युद्ध के कारण जो है वो आपको लगा था। और 1962 का आपातकाल जो है वो आपको 1968 तक जो था वो आपको लागू रहा था। उसके बाद है 1971 में, तो यह आपको भारत और मतलब पाकिस्तान क्या कहेंगे कि युद्ध के कारण, ठीक है ना। उसके बाद है 1975 में कहेंगे वो आपको आंतरिक गड़बड़ी के कारण। तो अब तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग जो है वो आपको 3 बार हुआ है। क्या हुआ है? 3 बार हुआ है। तो देखिए, तो 1962 में क्या हुआ था कि चाइना जो है वो हम पर अटैक किया था। 1971 में पाकिस्तान जो था वो अटैक किया था। और 1975 में इंदिरा गांधी आंतरिक गड़बड़ी का बहाना करके क्या कहते हैं कि आपको अनुच्छेद 352 का प्रयोग जो है आपको राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा करवाई थी। ठीक है ना? यानी कि राष्ट्रपति ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, और उस समय इंदिरा गांधी के कहने पर ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इसकी क्या किए थे कि आपको घोषणा किए थे। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। और 1975 का आपातकाल जो है वो आपको 21 महीने तक क्या रहा था कि आपको लागू रहा था। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना। उसके बाद 1977 में चुनाव होती है। 1977 में चुनाव होती है तो कांग्रेस पार्टी की करारी हार होती है, और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, और वह सरकार जो होती है वो आपको जनता पार्टी की होती है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। 34 नंबर में क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपको निहित है? देखिए, कह रहा है भाग 2, भाग 3, उसके बाद कह रहा है कि आपको भाग 4, उसके बाद कह रहा है आपको भाग 5। क्या है? 5। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको भाग 4। तो भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, मतलब कि आपको डीपीएसपी जो है उसका उल्लेख है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद भाग 5 में जो है वो आपको संघ के बारे में जो है वो आपको उल्लेख किया गया है। भाग 3 में जो है वो आपको फंडामेंटल जो राइट्स है यानी कि मौलिक अधिकार उसके बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद भाग 2 में जो है सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता के बारे में जो है वो आपको उल्लेख किया गया है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि ये जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान में जो है कैसी नागरिकता अपनाई गई है? तो वो आपको एकल नागरिकता, और इस नागरिकता का जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद 5 से 11 में। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है, तो कहेंगे आपको नागरिकता। उसके बाद है आपको अनुच्छेद 12 से अगर हम 35 में बात करते हैं तो आपको क्या है, तो कहेंगे आपको यानी कि मौलिक जो अधिकार है वो। उसके बाद है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आपको अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है कि आपको वर्णित है। उसके बाद है संघ की जो कार्यपालिका है, यह आपको अनुच्छेद 52 से 78 में वर्णित है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको सी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न में। क्या कर रहा है इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, कह रहा है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो देखिए बजट में होता है क्या, तो सरकार के जो वार्षिक आय व्यय का जो लेखा जोखा आता है वही तो प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। तो कहेंगे
आय व्यय का जो आपको लेखा जोखा होता है, उसी का संबंध जो होता है वो आपको बजट से होता है। तो 35 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि संविधान में बजट शब्द का जो उल्लेख है वो कहाँ है। तो देखिए संविधान में जो है बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। संविधान में इसको वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जो है वो आपको जाना जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसका जो चर्चा है वो आपको कहाँ है। तो यह आपको अनुच्छेद 112 में, किसमें है, अनुच्छेद 112 में। इस बात को आपको याद रखना है। इसके अलावा कई सारे अनुच्छेद और है जो इससे मिलता जुलता है, उसको आपको याद रखना है। जैसे कि आपको अनुच्छेद जो हो गया 110, उसके बाद जो हो गया अनुच्छेद आपको 117, क्या है 117। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो अनुच्छेद 110 में जो है वो आपको धन विधेयक के बारे में जो है वो आपको उल्लेख किया गया, इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद है साथियों अनुच्छेद 117 में वह आपको क्या जानते हैं कि जो वित्त विधेयक है, क्या है, वित्त विधेयक, इसका क्या किया गया कि आपको चर्चा किया गया है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 36 में, क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है वो आपको कितना होता है। तो साथियों भारत में वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है ना वो आपको 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ से एक बात आती है कि वित्त आयोग का गठन क्यों किया गया है। तो देखिए तो वित्त आयोग का गठन ही किया जाता है आपको केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध को क्या है कि आपको अच्छे ढंग से स्थापित करने हेतु, ठीक है ना, केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त को लेकर विवाद न हो, इसके लिए एक अलग संस्था बनाई गई है जो है आपको वित्त आयोग। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो वित्त आयोग है इसका गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वो आपको किया जाता है। तो साथियों वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत जो है वो आपको किया जाता है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि वित्त आयोग का जो गठन है वो कौन करते हैं, तो वे आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और इसके अलावे जो वित्त आयोग में अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावे जो इसके सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। इस सब की जो नियुक्ति भी करते हैं ना वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ से एक बात आएगा कि बताइए कि वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो साथियों वित्त आयोग में जो सदस्यों की संख्या होती है वो आपको 5 होती है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 जो होते हैं वो आपको अन्य सदस्य होते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि भारत में पहला वित्त आयोग जो है वो आपको कब स्थापित किया गया था, यानी कि पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो साथियों जो पहला आपको वित्त आयोग है इसका गठन 1951 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपको केसी नियोगी थे। कौन थे, केसी नियोगी। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो क्या कहिएगा, केसी नियोगी। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। दूसरी बात साथियों आपको क्या याद रखना है कि अभी जो फिलहाल आपको 15वां वित्त आयोग चला है, ठीक है ना, और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो आपको एनकेसी है। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो आपको ए हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन पर हम इतने एनालिसिस कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे ना भाई साहब तैयारी करने, ठीक है ना, पटना दिल्ली कहीं भी जाइएगा, तो मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया जो आपको ये सारे चीजें हैं वो आपको याद आएंगे और आप मुझे जरूर कॉल करके कहोगे या मिलकर जरूर बोलोगे कि सर कुछ नया नहीं पढ़ते हैं, बस स्टैटिक में थोड़ा बहुत जो पढ़ना है वही पढ़ते हैं, बाकी जो आप पढ़ाए हैं वही चीज तो वहां पर भी क्या है कि आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो साथियों आप जितना टाइम क्या करोगे अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट करोगे, आगे चलकर आप उतने अच्छे क्या है कि आप अर्न करोगे। पहला बात जान लो, क्योंकि सभी का उद्देश्य होता है आपको जिंदगी में अर्न करना, कुछ ना कुछ पैसे कमाना। तो जो व्यक्ति जितना अच्छा से मेहनत करेगा वो लाइफ में उतना अच्छा से क्या होगा, आगे अर्न भी करेगा, ठीक है ना। तो देखिए तो 36 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 37 में, क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल ही 6 वर्ष होता है। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये विधान परिषद है क्या। तो देखिए तो विधान परिषद जो है ना राज्य विधानमंडल का जो है वो आपको हिस्सा है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो राज्य विधानमंडल है, ठीक है ना, यह आपको किससे मिलकर जो है वो आपको बना है। तो देखिए साथियों तो राज्य विधानमंडल जो है इसमें आपको क्या होते हैं कि आपको राज्यपाल, क्या है, राज्यपाल। इसके अलावा आपको विधानसभा, क्या है, विधान सभा, ठीक है ना। और किसी किसी राज्य में जो है वो आपको विधान परिषद भी है, क्या है, विधान परिषद भी है। तो देखिए तो जिस राज्य में विधान परिषद होगा उस राज्य के विधानमंडल को क्या कहेंगे जानते हैं, द्विसदनीय विधानमंडल। और जिस राज्य में
आपको केवल विधानसभा रहेगा और राज्यपाल रहेगा तो उसको कहेंगे एक सदनीय विधानमंडल। तो भारत के अधिकांश राज्यों में आपको एक सदनीय विधानमंडल देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको द्विसदनीय विधानमंडल देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए कौन कौन हो गया, तो जैसे देखिए आइए हमारे बिहार पहले, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश, क्या है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद साथियों वो आपको महाराष्ट्र, क्या है महाराष्ट्र। उसके बाद जो हो जाएगा वो आपको कर्नाटक, क्या है कर्नाटक। उसके बाद है साथियों आंध्र प्रदेश, क्या है आंध्र प्रदेश। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश के अलावा जो हो जाएगा एक आपको वो हो जाएगा, कौन जानते हैं, तो वो हो जाएगा आपको तेलंगाना। देखिए तो तेलंगाना को हम यहीं पे लिख देते हैं, देख लीजिएगा तेलंगाना, क्या है तेलंगाना। अब देखिए तो यहाँ से कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या है वो आपको कितनी है। तो साथियों बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है 75 है। उत्तर प्रदेश में आपको 99 है। महाराष्ट्र में जो है वो आपको 78 है। कर्नाटक में जो है वो आपको 75 है। आंध्र प्रदेश में 50 है और तेलंगाना में जो है वो आपको 40 है। तो इसके सीट की संख्या को भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो आपको कितने वर्ष का होता है जानते हैं, तो आपको 6 वर्ष का होता है। तो इस बात को अच्छे से याद रखना है। तो इसका सही आंसर आपको ये हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था, तो वह है साथियों जम्मू और कश्मीर, जिसका अपना अलग संविधान था। और जम्मू कश्मीर को धारा 370 और अनुच्छेद 35(1) के तहत जो था कुछ मतलब मामलों में विशेष राज्य का दर्जा जो था वो आपको प्राप्त था। लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा जो 370 है, क्या है धारा 370, इसके अलावा आपको आर्टिकल 35(a), इसको जो है ना 5 अगस्त 2019 को जो है वो आपको निरस्त कर दिया गया। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लाया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक आपको जम्मू और कश्मीर और एक आपको लद्दाख, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपको बना दिया गया। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको डी हो जाएगा। 3 चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। बाकी इधर जो देख रहे हैं मणिपुर नागालैंड, इसे भी विशेष राज्य का दर्जा जो है वो आपको प्राप्त है। और मणिपुर को हम लोग उत्सवों की क्या कहते हैं कि आपको भूमि कहते हैं, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश जो है वो आपको चीन से की सीमा से सटा हुआ एक प्रमुख भारतीय राज्य है और इसमें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो आपको निवास करता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ना फिलहाल वो जान लीजिए वो आपको डी हो जाएगा। और जहां भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि आपको मुस्लिम लीग की जो है स्थापना कब हुई थी। तो साथियों मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है ना वो आपको 1906 में। और मुस्लिम लीग जो होती है भारत की एक सांप्रदायिक पार्टी होती है जिसका गठन जो होता है वो आपको कब होता है जानते हैं, तो वह आपको 30 दिसंबर 1906 को, तो डेट के साथ याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है डेट के साथ 30 दिसंबर 1906 को। तो फिर पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो साथियों ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी, ढाका में। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि इसके संस्थापक जो थे वो आपको कौन थे, तो साथियों ये जो मुस्लिम लीग है ना इसके जो संस्थापक थे वो आपको आगा खां, कौन थे आगा खां। और इसके अलावा आपको समी उल्ला खां जो थे वो आपको मुस्लिम लीग के क्या थे कि आपको संस्थापक थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना, आपके एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। और मुस्लिम लीग जो है वह भारत की कैसी पार्टी थी, तो आपको एक सांप्रदायिक पार्टी थी। और इसी पार्टी के जीत के कारण क्या हुआ था कि भारत का विभाजन जो है वो आपको 1947 में हुआ था। और इसका जो विभाजन करके एक राज्य जो बना था वो आपको पाकिस्तान बना था, ठीक है ना। तो इस सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। और मुस्लिम लीग के जो सबसे बड़े नेता जो सिद्ध हुए बाद में वो आपको मोहम्मद अली जिन्ना हुए, जो बाद में चलकर पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल भी बनते हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना को क्या है कि हम लोग कायदे आजम के नाम से जानते हैं। तो ये जो 39 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 40 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो साथियों 1985 में आपको क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इस बात को आपको याद रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो आपको 1906 में होती है। बीजेपी का गठन 1980 में होता है। जनता पार्टी की स्थापना 1977 में होती है। तो यहाँ से जो भी पार्टी दिया गया है इसके बारे में आपको जान लेना है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो आप देख रहे हैं क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको हम लोग बोलते हैं INC, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो साथियों इसका गठन होता है कब, तो आपको 1885 में। और इसके जो संस्थापक होते हैं इनका नाम आपको जान लेना है, संस्थापक, ठीक है ना। इसके बाद इसके जो है प्रथम अध्यक्ष, क्या है प्रथम अध्यक्ष। जो चीज पूछे जाते हैं वहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं। फिर यहाँ से हो जाएगा क्या कि आपको प्रथम महिला अध्यक्ष, क्या है प्रथम महिला अध्यक्ष। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो जाएगा क्या जानते हैं
तो आपको प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष क्या हो जाएंगे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है ये भी आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है अगला वो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को किसका आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। तो देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे मेरे भाई, वो आपको कौन थे, तो वह आपको ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे, ए.ओ. ह्यूम थे, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, ठीक है ना, जो ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा के एक रिटायर्ड अधिकारी थे। प्रथम अध्यक्ष कहेंगे तो वे आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इन चीजों को आपको याद रखना है। प्रथम महिला अध्यक्ष कहेंगे तो वह आपको कौन थी, तो श्रीमती आपको एनी बेसेंट, क्या कहेंगे, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो थी वह भारत की नहीं थी, वह आपको आयरिश मूल की थी। क्या थी, आयरिश थी, ठीक है ना, मतलब आयरलैंड की थी। उसके बाद प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहेंगे तो यह आपको सरोजिनी नायडू, क्या हो जाएंगे, सरोजिनी नायडू, मतलब कि वह महिला जिसका जन्म भारत में हुआ और वह कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, वो आपको सरोजिनी नायडू। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कहेंगे तो यह हो जाएगा आपको जॉर्ज हिल, क्या हो जाएगा, जॉर्ज हिल। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहेंगे तो वो हो जाएंगे आपको बदरुद्दीन तैयब जी। तो साथियों 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। और अगर कहीं से दिक्कत हो आप लोगों को अभी भी तो आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करेंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग 41 में, क्या कह रहे हैं सुनिए। कह रहा है अगला प्रश्न हमारा क्या, कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो देखिए कह रहा है एम.एस. स्वामीनाथन, उसके बाद कह रहा है आपको वर्गीज कुरियन, यू.आर. राव, उसके बाद है बीजी देशमुख। तो साथियों भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1960 के दशक में, अर्थात 1966-67 में। तो हरित क्रांति का संबंध है किससे, तो खाद्यान्न उत्पादन से। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी, क्या जानते हैं कि हरित क्रांति क्या है, ऐसे आपको 2 नंबर में परिभाषा पूछा जाएगा। तो साथियों आप कहेंगे 1960 के दशक में, अर्थात 1966-67 में भारत सरकार कृषि उत्पाद पर आत्मनिर्भर होने के लिए उन्नत किस्म के क्या है कि आपको बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, नवीन कृषि यंत्र, इस सब का प्रयोग किया। फलस्वरूप कृषि उत्पादन में काफी ज्यादा क्या हुआ कि आपको वृद्धि हुआ, जिसे ही आपको हरित क्रांति जो है वो आपको कहा गया। और हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा भारत में वो गेहूं की फसल पर पड़ा, और सबसे कम प्रभाव जो है वो आपको दलहन की फसल पर पड़ा। और हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कहेंगे साथियों तो वो आपको पंजाब, कौन है, पंजाब। इसके अलावा आपको हरियाणा, क्या है, हरियाणा, और आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यह सब जो है वो आपको हरित क्रांति से सर्वाधिक क्या है कि आपको प्रभावित जो है वो आपको राज्य था, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके एग्जाम में हरित क्रांति से जो भी प्रश्न पूछे जाए आप उसका आंसर सही से दे पाओगे। अब चलिए, तो 41 का सही आंसर हो जाएगा आपको ये वर्गीज कुरियन का संबंध कहेंगे तो वो आपको श्वेत क्रांति से, क्या है, श्वेत क्रांति से, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 42 नंबर में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो साथियों भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी ना, वह आपको कौन जानते हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और इनका कार्यकाल 2007 से 2012 जो है वो आपको रहा था। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के 12वें राष्ट्रपति थे, क्या थे, 12वें राष्ट्रपति। इस बात को आपको याद रखना है, कार्यकाल 2007 से 2012। उसके बाद इंदिरा गांधी कहेंगे तो आपको प्रथम महिला प्रधानमंत्री, इस सबको आपको याद रखना है। प्रथम महिला क्या कहेंगे तो आपको प्रधानमंत्री। उसके बाद है मेरे भाई, क्या जानते हो कि आपको सोनिया गांधी, तो ये आपको कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे अधिक दिनों तक रही थी महिला में। उसके बाद है राबड़ी देवी, तो ये आपको बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से याद रखेंगे कि बिहार की प्रथम जो महिला मुख्यमंत्री थी वो आपको कौन थी। तो साथियों क्या कहेंगे जानते हैं, तो वह आपको राबड़ी देवी। तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि भारत के पहले आदिवासी राष्ट्रपति, तो वो आपको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। और द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान में भी राष्ट्रपति है, और ये भारत के 15वें क्या है कि आपको राष्ट्रपति है। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 43 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि केंद्र में जनता पार्टी, ठीक है ना, ये किस वर्ष जो है सत्ता में आई थी। मतलब कि जनता पार्टी की स्थापना जो होती है ना उसी वर्ष यह सत्ता में आती है। इसका मतलब 1977 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 77। और जनता पार्टी की ओर से जो पहले आपको गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं वो आपको मोरारजी देसाई बनते हैं। तो आपके एग्जाम में ये सारे चीज पूछे जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात,
कि सबसे अधिक उम्र में आपको प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड किनके पास है? तो मोरारजी देसाई के पास। और मोरारजी देसाई जो थे इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में ये आपको क्या थे, उप प्रधानमंत्री भी बने थे। दूसरी बात, संसद में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो आपको मोरारजी देसाई के पास है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। और मोरारजी देसाई का जो आपको बर्थडे मनाया जाता है वो आपको 29 फरवरी को, ठीक है ना। अर्थात इनका बर्थडे जो है वो आपको 4 साल में एक बार आता है। और ये आपके कंपटीशन के एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री का जो जन्म दिवस होता है वो आपको 29 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे मोरारजी देसाई यूनिक है, इसीलिए इनके बर्थडे को जो है दिन को उसको आपको याद रखना है। तो 43 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे 44 नंबर प्रश्न में मेरे भाई। 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग पढ़िए इसे। देखिए कह रहा है 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? देखिए कह रहा है जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, बीजेपी, उसके बाद है आपको राजद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है ना। और 2020 के चुनाव में भी सबसे अधिक जो मत प्राप्त किया था वो आपको कौन किया था जानते हैं? तो वो आपको राजद ने ही किया था, ठीक है ना। बाद में तोड़फोड़ के कोई आगे बढ़ जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो जनता ने जनादेश दिया था वो आपको राजद को ही दिया था, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल। यह जो पार्टी है माननीय आपको श्री लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद है बीजेपी। तो बीजेपी का जो आपको गठन होता है 1980 में, और इसके जो संस्थापक होते हैं आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इसके अलावा आपको लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जी, ठीक है ना। ये सारे लोग जो स्थापित करते हैं वो आपको बीजेपी, और यह आपको भारतीय जनसंघ का ही एक नया नाम होता है। कांग्रेस जो है 1885 में स्थापित होती है। जनता दल यूनाइटेड जो है वो आपको नीतीश कुमार के द्वारा क्या है कि आपको गठित पार्टी है, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं 44, इसका सही आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो आपको डी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो आपको कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है 243 है। तो आइए थोड़ा सा बिहार के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि बिहार में किसकी कितनी सीटें हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे बिहार विधानसभा सीटों की संख्या। तो साथियों बिहार विधानसभा में ना 243 सीट है। उसके बाद है बिहार विधान परिषद। तो बिहार विधान परिषद में मेरे भाई जो सीटों की संख्या है वो आपको कितनी है जानते हैं? तो आपको 75 है। क्या है? 75 है। उसके बाद है बिहार से लोकसभा सांसद की जो संख्या है वो आपको कितनी है? तो साथियों बिहार से लोकसभा सांसद की अगर हम बात करते हैं, क्या करते हैं, बात करते हैं, तो वह है आपको 40। क्या है? 40, यानी कि लोकसभा की सीट जो है 40 है। और राज्यसभा सीट की बात करेंगे तो हो जाएगा आपको 16। तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इन सभी चीजों को बढ़िया से देख लीजिएगा। तो 44 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 45 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए, तो जिस वर्ष नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे अर्थात 2014 में। क्या है? 2014 में ये जो सार्क सम्मेलन है वो आपको काठमांडू में हुआ था। क्या हुआ था? काठमांडू में। तो यहाँ से बात आएगी कि सार्क या दक्षेस है क्या? तो कहेंगे दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। तो सार्क का जो गठन होता है वो आपको कब होता है? तो मेरे भाई ये जो सार्क है ना, इस सार्क का गठन जो होता है 1985 में होता है। और सार्क का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखिएगा साउथ एशियन, क्योंकि ये सभी पूछे जाते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आपको दक्षेस, ठीक है ना। तो इसका गठन जो होता है कब होता है ये जान लीजिए। तो इसका गठन जो होता है मेरे भाई वो आपको 1985 में। और इसका जो मुख्यालय है, क्या है? मुख्यालय वो आपको कहाँ है? तो ये भी पूछे जाएंगे। तो इसका मुख्यालय जो है वो आपको काठमांडू में है। ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात आएगी कि सार्क का जो गठन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था? तो देखो मेरे भाई सार्क का गठन जो है ना वो आपको ढाका में हुआ था। अर्थात इसका प्रथम अधिवेशन ढाका में और दूसरा अधिवेशन 1986 में बेंगलुरु में हुआ था, अर्थात भारत में। तो यहाँ से एक बात आएगी कि सार्क में कितने सदस्य देश है? तो साथियों इसमें जो सदस्य देश है उसकी संख्या जो है ना वो आपको 8 है। कितनी है? 8 है। देखिए हम बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज दिख सके, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो इसमें सदस्य देश जो है वो आपको 8 है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? क्योंकि आपके एग्जाम में तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सार्क के इनमें से कौन सदस्य नहीं है, पूछा जाता है ना। क्या जाकर आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में पूछे जाते हैं, हर हाल में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो सार्क के सदस्य देश को याद रखने के लिए एक छोटा सा रामबाण ट्रिक याद रखिएगा। श्री, क्या है? श्री भाभू, क्या है? श्री भाभू ने क्या किया जानते हैं? बाप का माल। किसका माल? बाप का माल जो है वो किसको दे दिया जानते हैं? तो बाप का माल अफगानिस्तान को दिया। किसको दिया?
अफगानिस्तान को जो है वो आपको दे देता है, क्योंकि इसका अपना माल था नहीं, बाप का माल था, बांट दिया, किसको दे दिया, तो आपको अफगानिस्तान को दिया। कौन, तो भाभू नाम का एगो लड़का, ठीक है ना। तो देखिए, तो बहुत से जो हो जाएगा मेरे भाई, वो आपको क्या हो जाएगा, सबसे पहले सी से जानिए, तो सी से हो जाएगा आपको श्रीलंका, ठीक है ना। उसके बाद जो है भा से हो जाएगा आपको भारत, उसके बाद भू से हो जाएगा मेरे भाई भूटान, उसके बाद न से हो जाएगा आपको नेपाल, क्या है, नेपाल, और बा से हो जाएगा आपको बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश। उसके बाद जो है प से ये हो जाएगा आपको पाकिस्तान, क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। आ देखो ये जो है बाबू रे क, ठीक है ना, का एकरा हो गया है अभी आई फ्लू, ये बेचारा जो है, ठीक है ना, आई फ्लू कोरोना एकरा दोनों एक साथ हो गया है, तो ये हो गया है कोमा में चला गया है, ये बोलता उलता नहीं है, साइलेंट हो गया, क्या है, साइलेंट हो गया। और माल से क्या होता है, तो देखिए, तो माल से हो जाएगा आपको मालदीव, और इधर अफगानिस्तान। तो देखिए, तो टोटल सार्क में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको 8 है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और सार्क देशों में सबसे जो आपको बड़ा देश है वो आपको कौन है जानते हैं, भारत है। चाहे वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हो तब, जनसंख्या की दृष्टि से हो तब, या आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से हो तब। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 45 का, वो आपको क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए 46 में क्या कर रहे हैं, कह रहा सीटीबीटी यानी कि कंप्रहेंसिव, देखिए सीटीबीटी मतलब कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है ना, प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो यह आपको 1996 में। और देखिए, और सीटीबीटी के द्वारा क्या हुआ था कि परमाणु परीक्षण पर जो है पूर्णतः आपको प्रतिबंध जो था वो आपको लगा दिया गया था। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो आपको यहाँ से याद रखना है, एक होता है पीटीबीटी, क्या है, पीटीबीटी, एक हो जाएगा आपको एनपीटी, क्या है, एनपीटी, और एक हो जाएगा सीटीबीटी, क्या है, सीटीबीटी। अब जरा सा समझिए कि ये जो पीटीबीटी है यह 1963 में अस्तित्व में आया था, और इसमें छूट दी गई थी कि भूमिगत परीक्षण किया जा सकता था। भारत इस पर हस्ताक्षर जो है वो आपको किया हुआ है। एनपीटी जो है यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यह आपको 1968 में हस्ताक्षरित हुआ था, 1970 में जो है आपको अस्तित्व में आता है। तो इसके तहत क्या कहा गया था कि कोई भी आपको दुनिया की 5 बड़ी महाशक्ति है वह परमाणु तकनीकों का आदान प्रदान जो है वो आपको नहीं करेगा, मतलब कि परमाणु का अप्रसार करना था, परमाणु प्रसार को रोकना था, इसीलिए संधि हुई थी। और सीटीबीटी में प्रस्ताव लाया गया था कि परमाणु परीक्षण को जो है पूर्णतः वर्जित कर दिया जाएगा, ठीक है ना, यानी कि वर्जित किया गया, कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। लेकिन भारत जो है आपको सीटीबीटी का बिना प्रवाह करते हुए, क्योंकि भारत सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया, एनपीटी पर भी हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि भारत इसको भेदभावपूर्ण मानता था, ठीक है ना। तो देखिए, तो 1996 में हमने क्या किया कि सीटीबीटी संधि का उल्लंघन करके 1998 में जो है भारत ने क्या किया था कि 2 परमाणु परीक्षण किया था। तो इन सभी चीजों को देख लीजिएगा। तो सीटीबीटी का पूर्ण रूप हो जाएगा कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, एनपीटी का न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, पीटीबीटी का पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। चलिए 47 में कह रहा है कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो साथियों, भारत द्वारा दूसरा जो सफल परमाणु परीक्षण किया गया था वो आपको 11 और 13 मई 1998 को कहाँ किया गया था, तो यह आपको पोखरण में, कहाँ, पोखरण में, पोखरण कहाँ है, तो यह आपको राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए कि दूसरा जो सफल परमाणु परीक्षण हुआ था, ठीक है ना, वह आपको 1998 में हुआ था, ठीक है ना। तो राजस्थान के किस जिला में, जैसलमेर जिला में। और इसका जो कोड वर्ड था, ठीक है ना, कोड ऑपरेशन का नाम क्या था, तो इसका नाम था शक्ति 98। एनटीपीसी एग्जाम 2016 का जो है ये पूछा गया प्रश्न है कि शक्ति 98 का जो संबंध है वो आपको किससे है, तो कहेंगे दूसरे परमाणु परीक्षण से। भाई मेरे, यह आपको नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो है एनटीपीसी, उसमें इसको क्या किया गया था कि आपको पूछा गया था। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी वाला, इसी में आपको ये पूछा गया था, समझ गए ना। चलिए, और यहाँ से एक बात आती है कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, 1974 में, और इसका कोड जो था स्माइलिंग बुद्धा था, और इसमें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जबकि दूसरे परमाणु परीक्षण के समय 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो 47 का जो सही आंसर होगा ना वो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। और भारत जो है दुनिया का 6ठा परमाणु संपन्न देश जो था वो आपको बना था। तो इस सब बात आपको अच्छे से याद रखना है। जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न में, क्या कर रहा है इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए, कह रहा है अंबेडकर, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कहेंगे तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू।
भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो साथियों इन सभी चीजों को याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबा जो है वो आपको कार्यकाल रहा था, कब से कब तक रहा था यह जान लीजिए, ठीक है ना। तो यह आपको 1947 से 1964 और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मरने वाले ये पहले क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे। और अब तक 3 व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए आपको मृत्यु को प्राप्त किए। एक है आपको कौन, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनकी मृत्यु 27 में 1964 को होती है हृदय गति रुकने से। उसके बाद है आपको लाल बहादुर शास्त्री जी, 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु इनकी कैसे हुई यह भी आज एक रहस्य बना हुआ है। और 31 अक्टूबर 1984 श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती थी। अब तक पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्री की जो है वो आपको मृत्यु हुई है। तो साथियों 48 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, और जहां भी दिक्कत होगी आप बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 49 में। कह रहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। तो मेरे भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम एशियाई महासचिव थे ना वह आपको कौन थे जानते हैं, एउठाउंट थे। कौन थे, एउठाउंट। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे महासचिव थे। इनसे पहले आपको डैग हैमरशोल्ड थे। डैग हैमरशोल्ड से पहले जो थे वो आपको त्रिगवेली थे। क्या थे, त्रिगवेली थे, ठीक है ना। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अगर महासचिव कहेंगे त्रिगवेली, दूसरे थे डैग हैमरशोल्ड, तीसरे कहेंगे एउठाउंट। और अभी वर्तमान में तो आपको कौन है जानते हैं, तो आपको एंटोनियो गुतेरेस। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव होते हैं ना वही इसके सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो 49 का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो वह आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। आजकल बड़ा सी पर ध्यान जा रहा है भाई साहब, देखिए बी होगा, क्या होगा, बी होगा। चलिए अब हम चलेंगे 50 नंबर में। 50 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो देखो भाई ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना वो आपको कौन होता है जानते हैं, तो वह आपको सरपंच होता है। कौन होता है, सरपंच, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। ऐसे में ग्राम पंचायत का कहेंगे तो ग्राम पंचायत का जो हो जाएगा वो आपको मुखिया जी। कौन हो जाएंगे, मुखिया जी। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर पंचायत समिति का अगर हम कहेंगे कि अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको कौन होते हैं जानते हैं, प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं, प्रमुख होते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और पंचायत समिति अपने में से किसी एक सदस्य को प्रमुख चुनते हैं और जिला परिषद अध्यक्ष को जिला परिषद अध्यक्ष कहा जाता है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो 50 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या किए मेरे भाई, 2018 में पूछे गए जो भी प्रश्न था आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, बिहार बोर्ड के द्वारा, उस सारा का हम लोग एनालिसिस किए। और ये जो एनालिसिस किए ना वो पूर्णतः आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर किए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अपने दोस्तों में भी अपने भाइयों में भी इसे आप शेयर कर सकते हैं। कारण क्या है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते होंगे उनके लिए भी यह काफी ज्यादा जो है फायदेमंद है। तो चलो मेरे भाई आज के इस क्लास को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए सभी भाइयों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।